हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। आज आपके लिए हम मध्यकालीन भारत से सिंध पर अरब आक्रमण लेकर के आए हैं। अरब आक्रमण का दो पहलू है, एक तो कारण और दूसरा परिणाम। कई सारे व्यूअर्स ने इसकी डिमांड की थी तो उनके डिमांड को हम फुलफिल कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि मध्यकालीन भारत में अगर हम पर्टिकुलरली जेपीएससी परीक्षा के गेस क्वेश्चन के तहत बात करें तो इसके पहले हम आपके लिए मुगल मनसबदारी व्यवस्था, मुगल पेंटिंग, मुगल स्थापत्य, अकबर की धार्मिक नीति, अकबर की राजपूत नीति, इसके अलावा मंगोल आक्रमण, सूफिज्म और अलाउद्दीन खिलजी जैसे कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मेरे गेस्ट पे भी शामिल है वो हम आप तक पहुंचा चुके हैं। उसी क्रम में एक ये भी देखें, अगर इतने क्वेश्चन को हम लोग देख लेंगे तो मेडिएवल इंडिया से मुझे लगता है कि क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे अगर गेस हमारा लिटरली एक दूसरे के साथ टैली कर जाता है मेरे सोच और फिर जो क्वेश्चन है उसमें, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए भी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं और इसको समझने के लिए पहले इसका एक आउटलाइन समझें हम लोग। तो आउटलाइन में हम लोग ये बात लिखेंगे कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो 647 में हुआ था, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उत्तर भारत में राजनीतिक जो स्थिरता थी सो खत्म हो गई और हर्षवर्धन के तत्काल बाद कोई विशाल या बड़ा राज्य कायम नहीं हुआ, बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का उत्कर्ष हुआ था, अलग अलग राजनीतिक शक्तियों का जन्म हुआ। इसी क्रम में उत्तर पश्चिम में सिंध में चच राजवंश की स्थापना हुई और ये जो सिंध है इसी सिंध पर पहली बार अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया था और भारत पर यह पहला मुस्लिम आक्रमण था। अरबों के आक्रमण का कोई तात्कालिक राजनीतिक प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन सांस्कृतिक तौर पर इसका निश्चित तौर पे प्रभाव पड़ा था, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये बातें आपको इंट्रोडक्शन में बतानी है। दरअसल भारत और अरब के बीच में मैप में सारा कुछ हम शो कर रखे हैं, आप जरूरत के हिसाब से इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसीलिए हम साइड हो गए हैं। ठीक है, तो भारत और अरब के बीच जो व्यापारिक संबंध थे वो प्राचीन काल से चले आ रहे थे और व्यापार के क्रम में अरब वासियों के द्वारा महाराष्ट्र के थाना, शोपारा, खंभात की खाड़ी जो सौराष्ट्र में है, इसके अलावा केरल के मालाबार तट, देवल बंदरगाह हम यहाँ दिखा भी रखे हैं, मालाबार तट यहाँ है, खंभात की खाड़ी इधर है, ठीक है, इधर थाना, सोपारा, ये महाराष्ट्र एरिया में। इन बंदरगाहों पर अरब के लोग आते थे और व्यापार करते थे। व्यापार के क्रम में जब वे भारत आते थे तो उन लोगों ने हमेशा ये प्रयास किया कि भारतीयों के हृदय को जीता जाए, उनके दिलों में स्थान बनाया जाए और भारतीयों ने भी सहर्ष उनको स्वीकार किया था, उनका स्वागत किया था। समय के साथ 7वीं सदी में अरबों ने इस्लाम धर्म को अपनाया। इस्लाम धर्म जब उन लोगों ने अपनाया तो उनके इस धर्म को अपनाने के बाद भी भारतीयों के मन मस्तिष्क में उनके लिए किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया था। ये पहले की तरह ही उनको अभी भी स्वीकार कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन के कारण अरबों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और फिर इसी दृष्टिकोण में परिवर्तन के कारण ये बेसिकली पूरी जो स्थितियां हैं वो धीरे धीरे बदलने लगी। अरबवासी भी समय के साथ इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार में दिलचस्पी लेने लगे और भारत चूंकि मूर्ति पूजकों का देश था और इस्लाम के अंतर्गत मूर्ति पूजा प्रतिबंधित थी, निषेध था, उसकी मनाही थी। ऐसी स्थिति में जब इस्लाम में मूर्ति पूजा वर्जित थी तो वही मूर्ति पूजा उनके धर्म प्रचार का एक अंग बन गया। दरअसल भारत में जो उस दौर की मंदिरें थी वो मंदिर धन के मामले में अत्यंत ही धनी था, वहां अकूत धन संपत्ति होती थी और साथ ही साथ मंदिर है तो मूर्तियां भी होंगी। तो मूर्तियों को तोड़ना और उन मंदिरों से धन की प्राप्ति एक साथ अरबों के दो उद्देश्यों की पूर्ति करती थी। एक तो धर्म प्रचार हो जाता था और दूसरा उनको धन की भी प्राप्ति हो जाती थी। इसके साथ ही सिंध जो था, सिंध विजय से
अरबों को भारत के आंतरिक क्षेत्रों में प्रवेश का मौका मिलता। आप देखिए यहाँ के बाद फिर ये गुजरात वाला एरिया होता हुआ वो भारत के अंदर आ सकते थे और भारत के अंदर आकर के वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते थे। सिंध की जो भौगोलिक विशेषता थी, ये भौगोलिक विशेषता व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण थी। तो इस पर कब्जा इसलिए भी अरबों के दृष्टिकोण में एक कारण बनता है कि अगर यहां कब्जा कर लेंगे तो हम लोगों को व्यापारिक लाभ शुरू हो जाएगा। इसके अलावा सिंध का जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी वो भी इस चीज के लिए उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट कर रही थी, प्रेरित कर रही थी कि वो भारत पर आक्रमण करें। भारत पर जो सिंध का आक्रमण हुआ हम सब जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ, लेकिन वास्तव में सिंध पर अरब का आक्रमण किसी एक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्य नहीं बल्कि इस्लाम के विश्वव्यापी प्रचार प्रसार का हिस्सा था। दरअसल पैगंबर साहब के मृत्यु के बाद मतलब 632 में उनकी मृत्यु हुई और उनके मृत्यु के एक सदी के अंदर ही इस्लाम का प्रचार एशिया के एक बड़े भूभाग में हो गया। इसके साथ ही अफ्रीका और यूरोप में भी इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो चुका था। इसी क्रम में भारत आगमन से भी उनको इस्लाम के प्रचार की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती दौर में इस्लाम को जितना सफलता अन्य जगहों पर मिला या एशिया के अन्य भागों में मिला, अफ्रीका या यूरोप में मिला, भारत में उनको ये सफलता शुरुआती दौर में नहीं मिली, जिसका कारण था भारत के राजवंशों के द्वारा, खास करके गुर्जर और प्रतिहारों के द्वारा उनका विरोध किया जाना। खैर जो भी हो, तो अरबों ने पहला जो आक्रमण किया था वो पैगंबर साहब की मृत्यु के कुछ दिनों के बाद ही खलीफा उमर के नेतृत्व में 636 ईस्वी में किया गया था। खलीफा और पैगंबर साहब के बाद उनके प्रतिनिधि के तौर पर इस्लाम का काम करते हैं अबू बकर पहला, उसके बाद उमर, फिर उस्मान और फिर अली। अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, ठीक है। इस तरीके से ये चार खलीफा का क्रम है। तो खलीफा उमर के समय में 636 में ये पहला आक्रमण थाना पर किया गया, वहां असफल होने के बाद भड़ौज पर और फिर देवल पर किया गया। लेकिन इन सभी स्थानों से अरब वासियों को खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया, उनको कोई खास सफलता यहां पर नहीं मिली। जब समुद्री मार्ग से ये असफल हुए तब इन लोगों ने स्थल मार्ग से आक्रमण करने का काम किया। दरअसल सिंध पर आक्रमण का जो तात्कालिक कारण था वो कारण ये था कि श्रीलंका के राजा के द्वारा, श्रीलंका यहां पे, श्रीलंका के राजा के द्वारा इराक के गवर्नर, इराक यहां है, मैप पर हम सो रखे हैं, इराक के गवर्नर अल हज्जाज को उपहारों से लदा हुआ एक जहाज भेजा जाता है। लेकिन इस जहाज को अरब सागर में सिंध के क्षेत्र में समुद्री डाकुओं ने लूट लिया। जब समुद्री डाकुओं ने श्रीलंका के राजा के द्वारा इराक के अल हज्जाज या इराक के गवर्नर अल हज्जाज को भेजे गए उपहार को लूटा गया, तब इसके लिए अल हज्जाज ने सिंध के शासक जो दाहिर था उस पर यह आरोप लगाया कि ये काम उनके द्वारा किया गया है, आप उन समुद्री लुटेरों को सजा देने का काम करें और हर्जाना दें। लेकिन ये जो समुद्री डाकू थे वास्तव में दाहिर के या सिंध के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते थे, उस पर दाहिर का किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं था। लिहाजा उसने अल हज्जाज को यह कहा कि हम हर्जाना देने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी ही स्थिति में अल हज्जाज ने अपने भतीजा और दामाद मोहम्मद बिन कासिम को सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध आता है और बौद्धों की सहायता से 712 ईस्वी में
उसने सिंध पर कब्जा कर लिया, सिंध को जीत लिया। और अगले ही वर्ष मतलब कि 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीतने का काम किया। दरअसल मोहम्मद बिन कासिम के जीत के पीछे कई सारे कारण भी थे, जैसे कि दाहिर की अकर्मण्यता। दाहिर जो था वो अकर्मण्य था और दूरदर्शी शासक था। उसने अरबों के इस आक्रमण को या अरबों के द्वारा किए जा रहे इन गतिविधियों को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि वो दूरदर्शिता का परिचय नहीं देने वाला शासक था। ठीक है, तो गंभीरता से नहीं लिया। समय पर उसने अरबों के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई भी नहीं की। इसके अलावा एक तो दाहिर स्वयं अयोग्य था, अकर्मण्य था, साथ ही साथ उसकी जो सेना थी वो भी अनुभवहीन थी। दूसरी ओर अरबों के सामने एक तो इस्लाम के प्रचार का उद्देश्य था, दूसरी ओर लूट के द्वारा धन प्राप्त करके धनवान बनने की लालसा थी। तो उनके लिए प्रोत्साहन का कार्य एक और इस्लाम का प्रचार कर रहा था, दूसरी ओर भारत से जो लूट से उनको धन की प्राप्ति होती, तो ये चीजें उनको प्रेरित कर रहा था। साथ ही साथ वो योग्य सेनापति भी था मोहम्मद बिन कासिम, और उसकी जो सेना थी वो कहीं ज्यादा अनुभवी थी दाहिर की सेना के मामले में। इसके अलावा जो सिंध की सामाजिक राजनीतिक स्थिति थी वो अत्यंत ही बुरी थी। ठीक है, क्योंकि यहां पर गृह कला की स्थिति विद्यमान थी। कारण ये था कि दाहिर जो था ये सिंध का उचित शासक नहीं था, बल्कि सिंध के राजा के मरने के बाद उसकी विधवा से विवाह करके सत्ता पर बैठा हुआ था। दाहिर के जो शासन व्यवस्था थी वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था पर थी, या यूं कहें हम लोग कि उसके ब्राह्मणवादी शासन व्यवस्था के कारण वहां की जो अन्य जातियां थी, मेड़, जाट और बौद्ध, ये सब दाहिर के खिलाफ थे। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया तो इन लोगों ने, मतलब जाटों ने, मेड़ों ने, बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम को सपोर्ट किया, और इसका परिणाम यह हुआ कि सिंध पर अरबों का विजय हो गया। तो इस तरीके से ये जो पूरा आक्रमण है उसके पीछे जो वास्तविक कारण है वो है इस्लाम का प्रचार करना, और इस्लाम के प्रचार के साथ ही लूट के माल से धनवान बनना। इन्हीं कारणों से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, और ये आक्रमण इराक के गवर्नर अल हज्जाज के इशारे पर किया गया था। तो इसके पीछे कारण यह है, और साथ ही साथ मोहम्मद बिन कासिम क्यों सफल हुआ वो बात भी हम आपको यहां तक बता चुके हैं। अब इसके बाद इस टॉपिक का जो अगला पहलू है वो है इसका परिणाम, जो कि इंपॉर्टेंट है, और परिणाम से क्वेश्चन आने की संभावना है, या क्वेश्चन में ये पार्ट मेरे दृष्टिकोण से जरूर डाला जाएगा कि इसका परिणाम क्या हुआ। तो कारण में तो ज्यादा कुछ था नहीं, जो मैंने आप तक पहुंचा दिया वो सारी बातें आपको यहां लिख देनी है। अब इसके परिणाम पर जाए तो कई सारे इतिहासकार हैं जो ये मानते हैं कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अरबों का सिंध विजय इस्लाम के दृष्टिकोण से और भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से कोई महत्व रखने वाली घटना नहीं है। मतलब कि इस्लामिक दृष्टिकोण से और भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से ये एक महत्वहीन घटना थी। ऐसा इस आधार पर कुछ विद्वानों के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि अरबों की जैसे ही सिंध पर से सत्ता समाप्त हुई, उनकी सत्ता के समाप्ति के साथ ही वहां उनकी संस्कृति के जो भी चिन्ह थे थोड़े बहुत वो खत्म हो गए। ठीक है, इसके बाद ये भी कहते हैं कि अरबों ने धर्म पर आधारित किसी राज्य को स्थापित करने का कोई प्रयास नहीं किया। कारण ये था कि तात्कालिक राजाओं ने इसका जबरदस्त विरोध किया था, हम आपको पहले यहां पर बता चुके हैं। अरबों ने भाषा, कला, परंपरा, रहन सहन जैसे चीजों पर भी कोई अस्थायी प्रभाव नहीं डाला था अपने थोड़े समय जो सिंध पर उन लोगों ने शासन किया उस दौरान। इसके अलावा भवन निर्माण में, प्रशासन में और सांस्कृतिक संस्थाओं के रूप में भी अरबों ने ऐसा कुछ चिन्ह नहीं छोड़ा
जो कि भारतीयों पर किसी प्रकार का प्रभाव डालता। इन बातों के आधार पर ही इतिहासकार लेनपुल ये कहते हैं कि सिंध पर विजय भारत और इस्लाम के इतिहास का सिर्फ एक महत्वहीन घटना मात्र है। इसके अलावा आरसी मजुमदार कहते हैं कि ये जो घटना था वो महत्वहीन परिणाम देने वाली थी। मतलब कि आरसी मजुमदार और लेनपुल जैसे जो इतिहासकार है वो ये मानते हैं कि सिंध पर अरब आक्रमण का किसी प्रकार का कोई परिणाम नहीं होता है। और तर्क उन्होंने, जैसा कि मैंने बताया, कि कहा कि अरबों ने न तो धर्म पर आधारित राज्य स्थापित करने का प्रयास किया, न भाषा में, कला में, परंपरा में, रहन सहन में, निर्माण में, प्रशासन में या सांस्कृतिक संस्थाओं के निर्माण के द्वारा कोई ऐसा चिन्ह छोड़ा हो जिससे कि भारतीयों पे कोई प्रभाव पड़े। तो इन आधारों पर ये दोनों विद्वान ये कहते हैं कि ये महत्वहीन घटना थी, इसका भारत के इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं है, इस्लाम के इतिहास पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन इन बातों के अलावा सिंध पर अरब आक्रमण का एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू ये है कि इसका परिणाम सभी क्षेत्रों पर नजर आता है। कुछ प्रभाव तो जहां तात्कालिक थे, वहीं कुछ परिणाम इसके अत्यंत ही दूरगामी थे। अगर हम इनके तात्कालिक प्रभाव में जाएं तो राजनीति को देखें, राजनीति और प्रशासन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो पहली बार हम लोग ये देखते हैं कि भारत में इस्लामिक सत्ता सिंध में स्थापित हुई। भले ही यह दीर्घकाल तक नहीं चला हो और 9वीं शताब्दी के मध्य तक सिंध पर से अरबों का पूरा प्रभाव खत्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से प्रशासनिक क्षेत्र में इसके दीर्घकालीन प्रभाव निश्चित तौर पर नजर आते हैं, क्योंकि सिंध पर विजय के बाद पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर को लगाने का काम किया था। ये जजिया कर जो था, इस जजिया कर से ब्राह्मण, बच्चे, महिलाएं और जो राजकीय अधिकारी थे इनको मुक्त रखा गया था। तो पहली बार प्रशासन के क्षेत्र में जजिया लगाने का काम किया गया। इस जजिया की पुनरावृत्ति हम लोग फिर आगे देखते हैं जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई तो फिर से एक बार प्रशासनिक क्षेत्र में जजिया की व्यवस्था हम लोग पाते हैं। साथ ही साथ दाहिर ने जब जजिया इंपोज किया तो समाज में ब्राह्मणों के सामाजिक महत्व को समझते हुए उनको इस कर से दूर रखा था। इस बात की पुनरावृत्ति भी फिर हम लोग आगे मुगल काल में देखते हैं, जब अकबर ने अपने धार्मिक और राजपूत नीति के दौरान ब्राह्मणों को जजिया से मुक्त रखने का काम किया था। तो प्रशासन के क्षेत्र में इसका निश्चित तौर पे दूरगामी परिणाम नजर आता है। भले ही राजनीतिक तौर पर इसका कोई दूरगामी प्रभाव न पड़ा हो, तात्कालिक प्रभाव तक ही सिमट करके रह गया हो, तो राजनीति और प्रशासन में इसके प्रभाव को हम लोग देख सकते हैं। अब देखिए आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो आर्थिक क्षेत्र में इसका प्रभाव तात्कालिक तौर पर भी देखा गया और दूरगामी तौर पर भी देखा गया। दरअसल अरब के जो लोग थे ये व्यापारिक गतिविधियों में संलिप्त रहते थे, व्यापारिक कार्य इनका मुख्य पेशा था। तो ऐसी स्थिति में इनके कारण से सिंध और सिंध के क्षेत्रों में व्यापारिक आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। इन व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के फलस्वरूप क्या होता है कि कई सारे नए व्यापारिक केंद्रों की स्थापना होती है। तो दूसरी ओर जो पहले के प्राचीन व्यापारिक केंद्र थे जो वक्त के साथ कहीं पीछे छूट गए थे, एक बार फिर से उनका उत्थान होता है और ऐसे सिंध के नगरों में मंसूरा और मकदूरा का नाम आता है जिनका फिर से रिवाइवल होता है। ठीक है, तो पुराने व्यापारिक नगरों का उत्थान भी यहां पर होता है। अरब के जो लोग थे ये शुष्क कृषि मतलब ड्राई फार्मिंग में पारंगत थे, माहिर थे। नतीजा यह हुआ कि उनके संपर्क के कारण भारत में भी
शुष्क कृषि के क्षेत्र में बढ़ावा मिला या शुष्क कृषि को बढ़ावा देने का काम किया गया। इसके अलावा अरबों का जो चमड़े का व्यवसाय था वो भारतीयों से कहीं उन्नत था। नतीजा ये हुआ कि उनके संपर्क के कारण भारत में चमड़े के व्यवसाय को और आगे ले जाने का, उसको बढ़ाने का मौका मिला। तो आर्थिक क्षेत्र में भी हम लोग निश्चित तौर पे इसके प्रभाव को पाते हैं। अब देखिए सामाजिक क्षेत्र में, सिंध क्षेत्र में पहली बार जब इनका आगमन होता है तो इस्लाम का प्रचार और प्रसार शुरू हो जाता है, तो जिसका समाज पे असर पड़ता है। अरबों ने स्थानीय निवासियों के साथ अपना वैवाहिक संबंध भी स्थापित किया। चूंकि ये लोग जो अरब के लोग थे ये शासक वर्ग से संबंधित लोग थे, नतीजा ये हुआ कि भारत के जो शासक वर्ग के लोग थे उन लोगों ने अरबों को उनके धर्म प्रचार में सहायता दिया। भले ही मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहारों ने उनका विरोध किया हो, लेकिन दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटों ने न सिर्फ उनको व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की बल्कि उनको धार्मिक रूप से भी सुविधाएं प्रदान करने का काम किया। इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में इनका प्रभाव पड़ता है। और प्रारंभिक मध्यकाल में हम लोग ये पाते हैं कि इस सामाजिक प्रभाव के कारण ही इस्लामिक जो जनसंख्या थी वो मुख्य रूप से सिंध में, मुल्तान में, पाकिस्तान में और दक्षिण भारत में थी। और आज भी इन क्षेत्रों में मुस्लिम जनसंख्या हम लोग पाते हैं। तो हम लोगों ने यहां तक ये देखा कि राजनीति में और प्रशासन में इनका प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने ये देखा कि आर्थिक क्षेत्र में इनका प्रभाव पड़ा। हम लोगों ने ये भी देखा कि सामाजिक क्षेत्र पर भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। लेकिन इन प्रभावों से कहीं ज्यादा बड़ा और व्यापक प्रभाव उनका संस्कृति में पड़ेगा। तो संस्कृति में क्या कुछ प्रभाव पड़ा, अब हम लोग उसको देखने का काम करते हैं। अब हम इसको साफ करते रहें ताकि कुछ वर्ड जब हम लिखें तो आपके लिए आसान हो जाए। अरबों के द्वारा जो सिंध पर विजय हासिल किया गया, उस विजय का सबसे जो बड़ा और इम्पैक्टफुल रिजल्ट दिखता है वो दिखता है कल्चर पर। इन दोनों के बीच मतलब कि अरबों के द्वारा सिंध विजय के पश्चात जो सांस्कृतिक आदान प्रदान हुए, इसका प्रभाव लगभग 1000 वर्षों तक निश्चित तौर पर नजर आता है। सिंध क्षेत्र में अरबी भाषा के प्रभाव के कारण सिंधी भाषा का उदय हुआ। सिंध के क्षेत्र पर अरबी भाषा के प्रभाव के कारण सिंधी शब्द का या सिंधी भाषा का उदय हुआ। और इस भाषा में मतलब सिंधी भाषा में कुरान तथा अन्य जो इस्लामिक ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया गया। ये जो सिंधी भाषा है इसमें पहला जो कोई भारतीय भाषा है, या यूं कहें हम लोग कि सिंधी पहला भारतीय भाषा है जिसमें कि कुरान का अनुवाद किया गया था। तो अरबों के प्रभाव से सिंध क्षेत्र में सिंधी भाषा का उदय हुआ और फिर सिंधी भाषा में कुरान और अन्य इस्लामिक जो ग्रंथ थे उनका अनुवाद किया गया। अरब जो थे ये व्यापारिक कार्यों के क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश आना जाना करते थे। नतीजा ये हुआ कि भारत से उन लोगों ने जो भी ज्ञान, जो भी विचार सीखने जानने का काम किया उसको अपने तक सीमित नहीं रखा, मतलब सिर्फ अरब तक सीमित नहीं रखा, बल्कि वो जहां जहां गए उस ज्ञान को, उस विचार को इन लोगों ने फैलाने का काम किया। ज्योतिष के क्षेत्र में और विज्ञान के क्षेत्र में या ज्योतिष और गणित के क्षेत्र में अरबों ने भारतीयों से बहुत कुछ सीखा और इसका भरपूर विस्तार हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि अरब के लोग भी और भारत के लोग भी ज्योतिष और गणित में बहुत अभिरुचि लेते थे। नतीजा ये हुआ कि इनके माध्यम से ये ज्योतिष और गणित विश्व के अन्य देशों में गया। ज्योतिष में, चिकित्सा में, रसायन में, दर्शन में, भारत में जो संस्कृत की भाषा थी इसको अरबों ने खूब सीखा और इन विभिन्न भाषाओं में लिखे गए, या यूं कहें कि संस्कृत में जो ज्योतिष, गणित, ये तमाम जो किताबें लिखी गई थी उनका अरबी भाषा में अनुवाद भी किया गया। जिन महत्वपूर्ण
ग्रंथों की अनुवाद की गई अरबी भाषा में, जो कि संस्कृत में मूल रूप से लिखे गए थे, उसमें पंचतंत्र और महाभारत भी शामिल है। और इसी क्रम में अल फजारी ने, ये क्वेश्चन पीटी में भी पूछा हुआ है, अल फजारी ने ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक, इन दोनों किताबों का जो कि संस्कृत में है, इनका अरबी में अनुवाद करने का काम भी किया। फिर दोहरा दे कि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि किसने अरबी भाषा में इन पुस्तकों का अनुवाद किया था। ये ब्रह्मगुप्त का लिखा हुआ है, और ब्रह्मगुप्त जो थे वो आर्यभट्ट के शिष्य थे। और ये भी जान लीजिए कि न्यूटन से पहले ब्रह्मगुप्त ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित करने का काम किया था। ये और बात है कि ये सारा शरीर न्यूटन को चला जाता है, लेकिन ब्रह्मगुप्त ने ये काम बहुत पहले कर दिया था। खैर, तो कई सारे संस्कृत ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी किया गया, जिसमें अल फजारी के द्वारा ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक का अनुवाद सबसे महत्वपूर्ण है। अरबों ने भारतीयों से दर्शन में, विज्ञान में, गणित में, शासन प्रबंध में बहुत कुछ सीखा था। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि चूंकि ये व्यापारिक क्रम में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने का काम करते थे, लिहाजा इन तमाम ज्ञान को, इन तमाम विचारों को इन लोगों ने दुनिया के अन्य देशों में पहुंचाने का काम किया। कई अरबी विद्वान इस दौर में भारत आए। भारत से उन्होंने शून्य और दशमलव पद्धति को जानने का काम किया, और फिर अरबों के माध्यम से ही भारत से सीखा गया शून्य और दशमलव पद्धति पूरी दुनिया में पहुंचने का काम करता है, क्योंकि इन लोगों ने इसको अलग अलग स्थानों पर पहुंचाने का काम किया। जब अरब में अब्बासी खलीफाओं ने सत्ता पर अधिकार किया, वक्त के साथ सत्ता बदलती रही है, उनकी राजधानी भी बदलती रही है। तो जब अब्बासी खलीफाओं ने बगदाद को अपनी राजधानी बनाना शुरू किया, या जब बगदाद को अपनी राजधानी बनाई, तो उस राजधानी के लिए उनको महलों का, मस्जिदों का निर्माण करना था, उनका साज सज्जा करना था। तो उन महलों के, मस्जिदों के निर्माण और उसके साज सज्जा के लिए कई सारे भारतीय शिल्पियों को, कई सारे भारतीय कारीगरों को वहां पर आमंत्रित किया गया। नतीजा यह हुआ कि उनके स्थापत्य पर भी भारतीय प्रभाव नजर आया, क्योंकि उनके निर्माण में भारतीय कलाकारों ने योगदान दिया था। चूंकि दशमलव और जो शून्य से संबंधित ज्ञान था, इस ज्ञान को अरबों ने भारतीयों से सीखा था, इसलिए भारतीयों से सीखे होने के कारण इसको वे लोग हिंदसा कहते थे। या यूं कहें हम लोग कि जो कुछ भी अरबों ने भारतीयों से सीखा उसको हिंदसा कह करके वो पुकारते थे। और जैसा कि हम बार बार दोहरा रहे हैं कि इन चीजों को वो दुनिया के अन्य क्षेत्रों में पहुंचाने का काम करने का काम किया। अरबों ने सिंध को हिंद कहा, अरबों ने सिंध को हिंद कहा, और यहां रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। दरअसल जो अरबी थे, या अरबी भाषा में स का जो उच्चारण होता है वह होता है, इसीलिए इन लोगों ने सिंध को हिंद कहा और इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा। और बाद में इस शब्द ने मतलब जो हिंदू शब्द आया, ये पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र की अभिव्यक्ति का माध्यम बन गया। मतलब कि भारत में रहने वाले लोग हिंदुस्तानी कहलाने लगे। तो ये तमाम चीजें इनके संस्कृति पर पड़ा, और मतलब इनके सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण संभव हुआ। और अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है, जब उनके कारण सिंध से हिंद और हिंद से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तानी बना, तो इसका कितना दूरगामी प्रभाव था। तो संस्कृति के क्षेत्र में अरबों और भारत के बीच में जो भी संपर्क हुआ उसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो कुल मिलाकर के ये कहना कि सिंध पर अरब का विजय सिर्फ और सिर्फ एक महत्वहीन घटना थी, इसका भारत के इतिहास पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। वास्तव में राजनीति पर, प्रशासन पर,
अर्थव्यवस्था पर, समाज पर और संस्कृति पर इसका अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। और सांस्कृतिक प्रभाव तो उस समय 1000 वर्षों तक रहे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिसकी बात हम लोग यहां कर रहे हैं, ये आज भी कायम है। तो सिंध पर अरब का विजय का दूरगामी प्रभाव के साथ साथ तात्कालिक प्रभाव भी निश्चित तौर पर हुआ था। तो ये टॉपिक हम आप तक पहुंचाने का काम किए। थोड़ा सा गले में खराश है, इसलिए बीच बीच में हम थोड़ा लाउड भी हो जा रहे हैं, क्योंकि बोलने में थोड़ी कठिनाई भी हो रही है। गला गर्मी के मौसम में ठंडा वंडा के कारण थोड़ा सा उल्टा सीधा हो रखा है। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ और बातें करेंगे वहां पर। धन्यवाद।